हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक की वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज प्रेजेंटेड द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इनमें से कौन से थिंकर हैं जो इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी को देते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये है चार्ल्स ई लिंडब्लॉम। ठीक। तो चार्ल्स ई लिंडब्लॉम जो है ये अपना मॉडल देते हैं द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो इनके द्वारा दिया जाता है अपने एसे साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू 1959 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिज्मेटिक मॉडल ऑफ डब्ल्यू एफ डब्ल्यू रिक्स। तो एफ डब्ल्यू रिक्स के अनुसार प्रिज्मेटिक जो मॉडल है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो है फॉर्मलिज्म, हेट्रोजेनिटी और ओवरलैपिंग। यानी ए बी सी आपका आंसर सही हो गया। फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो देख लेते हैं थ्री बेसिक फीचर्स आपका क्या है प्रिज्मेटिक साला मॉडल के। पहला है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी है कि जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो पैटर्न होते हैं सिस्टम के वो देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। ठीक ना। तो इसमें जो सोसाइटी होती है वो ब्लेंड होती है दो प्रकार के एलिमेंट, चैम्बर और ब्यूरो। चैम्बर होता है फ्यूज सोसाइटी और जो ब्यूरो होता है वो डिफरेंटेड सोसाइटी को कहा जाता है। वहीं जो फार्मलिज्म होता है वो जो है तो सेकंड मोस्ट फीचर होता है किसी भी जो सिस्टम होता है उसमें। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है तो थ्योरी और प्रैक्टिस में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है, गैप देखने को मिलता है। तो वही जो कोई भी जो रूल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फार्मली जो प्रेस्क्राइब होते हैं और जो इफेक्टिवली रूप से प्रैक्टिस किए जाते हैं उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। यही डिस्टिंक्शन को क्या कहता है फार्मलिज्म कहा जाता है। वहीं ओवरलैपिंग भी देखने को मिलती है कोई भी जो सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें। डिफरेंस देखे जाते हैं स्ट्रक्चर्स और अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक ना। ये जो है तो तीन पाए जाते हैं, तीन प्रिज्मेटिक जो साला मॉडल होता है उसके फीचर्स होते हैं हेटेरोजेनिटी, फार्मलिज्म और ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है चेस्टर आई बर्नार्ड के बारे में। तो आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट उनके बारे में करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है चेस्टर बर्नार्ड डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ टू आर मोर पर्संस। तो चेस्टर बर्नार्ड जो है तो ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली होता है वो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होता है दो या दो से अधिक लोगों के पर्संस के बीच का। वहीं सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है चेस्टर बर्नार्ड सपोर्ट द व्यू पॉइंट दैट द मैन इज मेनली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक इंसेंटिव। तो चेस्टर बर्नार्ड का मानना है कि जो मैन है वो मोटिवेटेड होता है इकोनॉमिक इंसेंटिव से। तो ये करेक्ट नहीं है, जबकि पहला जो स्टेटमेंट वो चेस्टर बर्नार्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं उसके बारे में करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर आपका ऑप्शन होगा, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में। सिस्टम पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। चेस्टर आई बर्नार्ड जो है ये टेली कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव और आथर हैं फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव के। इन्होंने डेवलप किया था ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जिसमें वो सिस्टम को बताए थे। वो देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन होता है एमंग ह्यूमन एक्टिविटी। वो मानते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है टिपिकली शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस को दो क्राइटेरिया होते हैं सर्वाइवल के उसको वो पूरा नहीं करता। वो दो क्राइटेरिया क्या क्या है, इफेक्टिवनेस है और इफिशियंसी। वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये जो होता है एक प्रकार का सिस्टम है जो कॉन्शियसली जो है तो कोऑर्डिनेट की जाती है एक्टिविटीज या फोर्सेस दो या दो से अधिक लोगों के बीच। तो जो पहला स्टेटमेंट था वो ये है। ठीक ना। और इनका जो पर्सपेक्टिव है ये जो तो ऑर्गेनाइजेशंस को एक कोऑपरेटिव नेचर्स का मानते हैं और इनका मानना है कि जो मैन होता है वो इकोनॉमिक इंसेंटिव से केवल मोटिवेटर नहीं होता बल्कि वो कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट करता है और पर्पजली कोऑपरेशन करता है कोई किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके इफेक्टिवनेस में, उसकी जो वर्किंग होती है उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कोई भी पर्सन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको बुक्स दिए हुए हैं और सेकंड जो लिस्ट है उसमें उसके आथर्स दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। जो पॉलिसी साइंस बुक है ये लिखी जाती है डी लर्नर और हेराल्ड लासवेल के द्वारा। वहीं पर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा जाता है ये डब्ल्यू एफ विलिंगबॉय के द्वारा लिखा जाता है।
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ये हर्बर्ट साइमंस के द्वारा लिखा जाता है। और द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स जो बुक है, ये रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखी जाती है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ और सी का सेकंड, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है, और डी का फर्स्ट, यानी ए का थर्ड, बी का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट नंबर, ये ऑप्शन आपका सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जो पब्लिक साइंस है, पॉलिसी साइंस है, ये बुक लिखी जाती है 1953 में बाय डेनियल लर्नर और हेराल्ड डी लासवेल के द्वारा। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा जाता है 1927 में डब्ल्यू एफ विलिंग बॉय के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1947 में लिखा जाता है हार्बर्ट साइमंस के द्वारा। वहीं पर द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स जो लिखी जाती है 1947 में बुक लिखी जाती है रॉबर्ट डहल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट फर्स्ट असर्शंस है और सेकंड रीजंस है। तो आपको पता करना है क्या असर्शंस रीजन करेक्ट है और क्या रीजंस जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस का कि नहीं। तो असर्शंस क्या है, कह रहा है, देख रहे हैं, असर्शंस कह रहा है कि देयर इज नो आइडियल नंबर ऑफ पर्संस एज अ सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज। तो कोई आइडियल नंबर ऑफ पर्संस नहीं होता कि जिसको सुपरवाइजर जो है तो सुपरवाइज करे। तो ये करेक्ट है स्टेट असर्शंस। रीजंस जो है, स्पैन ऑफ कंट्रोल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स लाइक फंक्शन ऑफ टाइम, स्पेस एंड डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी। तो ये भी करेक्ट है, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो वेरी करता है डिफरेंट फैक्टर्स के अनुसार। तो यहाँ पर आपका जो असर्शंस रीजन दोनों करेक्ट है और जो रीजंस है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शंस का, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कोई निश्चित सर्टेन नंबर ऑफ नहीं होता कि कोई जो सिंगल मैनेजर है वो कितने लोगों को सुपरवाइज करेगा, कितने एम्प्लॉय उसके अंदर काम करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following predict the bureaucracy like to go out of use in the wake of new social system better suited टू द 20th सेंचुरी डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इनमें से कौन से थिंकर का मानना है कि जो न्यू सोशल सिस्टम आया है 20th सेंचुरी के जो डिमांड्स के अनुसार, इंडस्ट्रियलाइजेशन के डिमांड्स के अनुसार, उसके कारण जो है तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो गो आउट ऑफ यूज हो गई है। तो ये मानना है वेरेन बेनिस का, ठीक ना। वेरेन बेनिस का मानना है, ये अमेरिकन स्कॉलर्स हैं और ये जो है तो पायनियर है कंटेम्प्रेरी फील्ड ऑफ लीडरशिप स्टडीज के। इनका मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आउट ऑफ यूज हो गई है न्यू सोशल सिस्टम के जो ऑर्गेनाइजेशन क्या आए हैं उसके वजह से, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, न्यू इंडस्ट्रियल डिमांड, उसके अनुसार से बहुत से नए चेंजेस आए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको स्टेजेस दिए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशंस के, और जो सेकंड लिस्ट है उस किस पीरियड में वो स्टेजेस था, तो उसको आपको करेक्टली मैच करना है। तो सबसे पहले आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। तो ये जो है फर्स्ट पहला है, ये 1887 से लेकर 1926 तक रहता है। दूसरा है पीपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1927 से 1937 तक रहता है। फिर आता है इरा ऑफ चैलेंजेस, जो 1938 से लेकर 1947 तक रहता है। और लास्ट में आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जो 1948 से लेकर 1917 तक रहता है। और पांचवा है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, जो वर्तमान में चल रहा है। तो ये चारों हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का आपका जो है तो फोर्थ होगा, बी का फर्स्ट होगा, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड नंबर आपका, यानी कि सेकंड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पांच फेजेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। फर्स्ट जो फेज होता है उसको कहा जाता है पब्लिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, जो 1887 से लेकर 1926 तक रहता है। ये आप पांचों फेजों को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक। फेज सेकंड जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो 1927 से 1937 तक रहता है। फेज जो थर्ड है ये इरा ऑफ चैलेंजेस है, 1938 से लेकर 1947 तक होता है। फेज फोर जो है वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, जो 1948 से 1917 तक रहता है। और जो पांचवा फेज है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो अभी चल रहा है 1971 से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन जो है तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट डिस्टिंक्शन बताते हैं, अंतर बताते हैं। तो पॉल डी एप्लेवे हैं, आपके हर्बर्ट साइमन और यानी सी डी है आपका, ए सी और डी है। थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी तीसरा नंबर, ठीक। तो
सॉरी, देख लेते हैं तीसरा नंबर आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन देख लें। पाउल एच आपलेवी हैं, वो बताते हैं कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। वो मानते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल डायरेक्शन और कंट्रोल के, जबकि जो प्राइमरी डिस्टिंक्शंस बिटवीन दोनों के बीच देखते हैं वो पॉलिटिकल डायरेक्शन और कंट्रोल के लेकर, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं जो हार्वर्ड साइमंस हैं वो डिस्टिंक्शन करते हुए पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 3 पॉइंट बताते हैं। पहला बताते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ब्यूरोक्रेटिक होता है, जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बिजनेस लाइक होता है। दूसरा बताते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिटिकल होता है, जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो नॉन पॉलिटिकल होता है। वहीं तीसरा वो बताते हैं पॉइंट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टराइज किया जाता है रेड टेप के द्वारा, रेड टेपिज्म वहां पर देखने को मिलता है। वहीं पर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इससे फ्री होता है। वहीं पर सर जोसेफ स्टैम्प जो है वो 4 प्रकार के प्रिंसिपल्स देते हैं जो डिफरेंट करते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? ये प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल कंट्रोल है, प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजियर रिटर्न है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग समराइज द थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर 5 हेड्स। तो ये 5 हेड्स कौन कौन से हैं? रिलेवेंस, वैल्यूज, सोशल इक्विटी, चेंज और क्लाइंट फोकस। तो ये 5 जो है तो हेड्स कौन बताता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के? ये बताते हैं फ्रैंक मैरेनी, ठीक ना। तो फ्रैंक मैरेनी जो है वो एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी टेक्निकल और एंटी हायरार्किकल मानते हैं न्यू जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें। वो जो तो 5 हेड्स की बात करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैरेनी। वो कौन कौन से हैं? वो है रिलेवेंस, वैल्यूज, सोशल इक्विटी, चेंज और क्लाइंट फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो क्या क्या की फीचर्स हैं जो फेडरिक टेलर्स के द्वारा दिए गए हैं, तो ये है पहला है सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस हुज प्रिंसिपल्स वर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस बट आल्सो गवर्नमेंट, रिलीजियस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे का की फीचर्स नहीं है, कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस नहीं है होता, बल्कि सबके लिए अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड होता है प्रिंसिपल्स, ठीक ना। फिर फंक्शनल फोरमैनशिप होता है, ठीक है। सेपरेशन होता है प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव का, ये भी सही है। डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान होता है, तो ये भी सही है। तो अलग अलग पीस वर्क प्लान होते हैं। तो यहाँ पर आपके बी सी डी जो आपका ऑप्शन है यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है ये दिया जाता है फेडरिक डब्ल्यू टेलर्स के द्वारा 1980 1980s और 90s के बीच। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है यूएस में उसके लिए ये डेवलप करते हैं। तो की फीचर्स क्या क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के उसको देख लेते हैं। ये सिस्टमेटिक अप्रोच है जो हैंडल करता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम को। इस साइंटिफिक टेक्निक को इम्प्लाई करता है मेथड ऑफ वर्क, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स में। ये रिजेक्ट करता है एज ओल्ड मेथड ऑफ रूल ऑफ थंब यानी हिट या मिस अप्रोच जो होता है कि बस यही जो तो है उस मेथड्स को रिजेक्ट करता है। ये अटेम्प्ट करता है डिस्कवर द बेस्ट मेथड फॉर डूइंग द वर्क एज ए लोवेस्ट कास्ट, यानी ध्यान देता है कि कोई भी जो वर्क है वो बेस्ट हो और लोवेस्ट कास्ट पे हो जाए, ठीक है। इट अटेम्प्ट टू डेवलप ईच वर्कर्स टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, यानी ईच हर वर्कर्स को अपनी ग्रेटेस्ट इफिशियंसी में कार्य करे, वो उस प्रकार के कार्यों को माहौल को बताता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और इट इन्वॉल्व कंप्लीट चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एज वेल एज मैनेजमेंट। तो ये वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के एटीट्यूड में चेंजेस करने के लिए कार्य करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इज अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील विथ। तो जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक है वो किस चीज से डील करती है? तो पब्लिक चॉइस अप्रोच को लेकर बात करती है। तो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील विथ पब्लिक चॉइस अप्रोच। और यह जो बुक है लिखी गई थी विंसेंट ओस्ट्रॉम और बारबरा एलेन के द्वारा। तो स्ट्राम जो है वो अपने रिसर्च में एक्सप्लेन करते हैं कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल चेंजेस है ये अमेरिका में वो क्लिंटन और बुश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस किस प्रकार के रहे हैं उस बारे में अपना रिसर्च देते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच अपनी बुक द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल कम्युनिकेशन कैन बी। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड और क्रॉस होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसमिशन होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड और क्रॉस द लेवल ऑफ बिटवीन द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर सजेस्टेड बाय मैरी पार्कर फॉलेट टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एमपी फॉलेट ने जो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की टेक्निक बताई है वो कौन कौन से हैं, तो वो है डोमिनेशन है, कंप्रोमाइज है और इंटीग्रेशन है, सरेंडर नहीं है इसमें, ठीक ना। तो ए बी और डी होगा आपका, यानी सेकंड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फॉलोड जो है तो 3 प्रकार के तरीके बताते हैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के, वो है डोमिनेशन, कंप्रोमाइज और इंटीग्रेशन। डोमिनेशन सबसे इजीएस्ट वे होता है और इसमें विक्ट्री होती है वन साइड की अदर साइड पर, ठीक ना। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 4 वीडियो था। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जो इस तरह की आगे वाली आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।